चार गोरी भाभी की एक काली नंद। दोपहर का समय था। सिमरन हॉल में बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ यामिनी जी वहाँ गुस्से में आती हैं। तो फिर ये आकर बैठ गई। अरे कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर से आऊं तो ये मनहूस शक्ल मुझे हॉल में मत दिखाया कर। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे जो तू पैदा हो गई। मैंने तो सपने देखे थे कि मेरी बेटी एकदम आलिया कटरीना जैसी गोरी चिट्टी और सुंदर होगी, और खुद को देख जरा, पूरा का पूरा काला कोयला है तू। भूतनी लगती है पूरी। अगर कोई अचानक तुझे अंधेरे में देख लेना तो अच्छा खासा इंसान हार्ट अटैक से मर जाए। माँ, मैं तो बस यहाँ बैठकर। बस कर अपनी बकवास। तेरी इसी शक्ल की वजह से सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह गई है, तुझे पता भी है। मेरी सारी सहेलियाँ अपनी गोरी चिट्टी बेटियों को किटी पार्टी में लेकर आती है, उनके साथ शॉपिंग मॉल जाती है, सब कितना प्राउड फील करती है। और एक मैं हूँ जो तुझे अपने साथ बाहर ले जा भी नहीं सकती। मैं तुझे साथ ले जाऊंगी तो लोग मुझसे दूर भागेंगे। अरे तू इस घर के अंदर ही रहा कर, बाहर जाकर मेरी बेइज्जती मत करवाया कर। यामिनी जी यह बोलकर वहां से चली जाती हैं। सिमरन रोने लगती है और याद करती है कि बचपन में भी उसके साथ यही होता था। सुबह का समय था। यामिनी जी डाइनिंग टेबल पर अपने चारों बेटों विक्रम, समर, अभिषेक, सतीश को बहुत प्यार से खाना खिला रही थीं। मेरे चारों बेटे तो एकदम राजकुमार हैं। कितने गोरे और कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे। खाओ बेटा और खाओ। माँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो ना। भूख लगी है? सुबह से बैठी बैठी रोटियां ही तो तोड़ रही है। अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तू इस दुनिया में आए। मुझे तो एक गोरी और सुंदर बेटी चाहिए थी जिस पर मैं नाज कर सकूं, लेकिन तू तो एकदम काली है। अब जा यहाँ से। जब मेरे बेटे खा लेंगे तब जो बचेगा वो मिल जाएगा तुझे। माँ, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। बेटी है इसीलिए तो इस घर में रखी है, वरना किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आती। अब जा मेरे सामने से। हे भगवान, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने खुद को ऐसा थोड़ी बनाया है। क्या काले लोग इंसान नहीं होते? क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? क्या हमें दर्द नहीं होता? क्या बस हम कोई जानवर है जिसे हर कोई परेशान करता है? अरे देखो देखो, अपने मोहल्ले की अफ्रीकन गर्ल आ गई। हे राम, ऐसा लगता है जैसे सीधा सूरज पर से होकर आई हो। अरे मैडम, आपको कितनी बार बोला है कि आप मेरी दुकान पर मत आया करो। आपको जो चाहिए फोन पर बता दिया करो, मैं लड़का से भिजवा दूंगा। मेरा छोटा बच्चा बैठा रहता है यहाँ काउंटर पर, वो आपको देखकर डर कर रोने लगता है। इसलिए यहाँ अपनी यह काली शक्ल लेकर मत आया कीजिए। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं बाहर नहीं निकल सकती। बाहर जाती हूँ तो सब लोग मेरा ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। अरे क्या करूं मैं खुद जानबूझकर काली थोड़ी हुई हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। लेकिन ये लोग तो समझते ही नहीं हैं। लोगों को तो बस दूसरों का मजाक उड़ाना है, कोई मेरी नहीं सुनता। सब बस मुझे नीचे दिखाते हैं। अगले दिन सिमरन अपने रूम में बेड पर उदास बैठी अपना फोन चला रही थी। तभी वो देखती है कि उसके चारों भाइयों विक्रम, समर, अभिषेक, सतीश ने अपनी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर सिमरन की एक बहुत ही बेकार फोटो अपलोड कर दी है। सिमरन को यह देखकर गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अपने भाइयों के कमरे में जाती है। भैया, ये आपने क्या किया? आपने मेरी ये फोटो इंस्टाग्राम पर क्यों अपलोड कर दी? देखो ना, मैं इसमें कितनी बेकार लग रही हूँ। और नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं आपने, कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं सब मुझे। अरे यार चिल करना, इतना हाइपर क्यों हो रही है? हमने तो तुझे वायरल करने के लिए ये सब किया है। चारों भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिमरन दुखी होकर वहां से अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन रात को पूरा परिवार एक बहुत ही हाई क्लास शादी की पार्टी में जाता है। सिमरन भी वहां गई थी। उसने बहुत साधारण कपड़े पहने थे और वह अपनी माँ के पास खड़ी हुई थी। ओह माय गॉड यामिनी, ये तुम्हारी बेटी है? देखो देखो, ये है इनकी बेटी। क्या कहते हैं उसे? काला कोयला, पूरे की पूरी वही है। अरे सच में, अगर इसे घर के सामने खड़ा कर देंगे ना तो कोई घर की तरफ देखेगा ही नहीं। इसका फोटो खींचकर जो नए घर बनते हैं ना उस पर टांग दो, जिससे घर को नजर नहीं लगेगी। देख, तू पार्टी में आई है तो मुझसे एकदम अलग रहे। यहाँ मेरे पास क्यों खड़ी हो रही है आकर? क्यों सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है? देख रही है ना कि कैसे मेरी हाई क्लास औरतें मेरा मजाक उड़ा रही हैं। दूर रहा कर मेरे से। तू मेरी जिंदगी पर एक काला धब्बा है। जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। हे भगवान, मैंने कौन सी गलती की है जो आप मुझे ये सजा दे रहे हो? सब मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? अगर मैं काली हूँ तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? एक्सक्यूज मी,
आप इतनी रात को अकेली क्यों जा रही हैं? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सब पता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। दूर रहो मुझसे। तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले हमदर्दी दिखाओगे, फिर कल को तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे, है ना? अरे मेरी बात तो सुनो। चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हाय, कल रात के लिए सॉरी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सच कहूं तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम बहुत अच्छी और रियल हो, बाकी लड़कियों की तरह फेक नहीं हो। अच्छा, पहले तुम मुझसे दोस्ती करोगे, फिर मेरी बेइज्जती करोगे, मेरे साथ फोटो क्लिक करवा कर उस पर फनी मीम्स बनवाओगे, है ना? अरे कैसी दोस्ती? तुम लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए और इंटरनेट पर कूल बनने के लिए मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। सिमरन प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर अब तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं ये पत्थर मार दूंगी तुम्हें। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सिमरन गुस्से में वो पत्थर कबीर को मार देती है। कबीर बिना कुछ कहे दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह सिमरन को गेट के पास एक चिट्ठी मिलती है जिस पर कबीर का नाम और उसकी एक फोटो लगी थी। सिमरन चिट्ठी खोलती है जिसमें एक पर्ची रखी हुई थी। तू तो है ही काला कोयला, अमावस की रात कहेगी। तुझे क्या लगा कोई तुझसे सच में प्यार करेगा? भूतनी कहेगी। ये पढ़कर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक कबीर वहां आ जाता है। वो सिमरन से कुछ कहने ही वाला होता है कि सिमरन उसके पास आती है और उसे जोरदार चांटा मार देती है। मुझे पता था तुम ऐसे ही हो। और क्या बोल रहे थे कल कि दोस्ती करना चाहते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब गटर जैसी बातें लिखते हुए? तुम बहुत बेकार इंसान हो। चले जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आज मैं जिस पार्टी में गई थी ना, वहाँ मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं तुझे क्या बताऊं। मेरी सारी हाई क्लास सहेलियां अपनी खूबसूरत मॉडल जैसी बेटियों के साथ आई थी और सब मिलकर तेरे बारे में बुराई कर रही थी। बोल रही थी कि यामिनी तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी वैसी। उनकी बेटियों को देख एकदम आलिया भट्ट और कटरीना कैफ लगती हैं। माँ प्लीज शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? तू मेरे लिए अमावस की रात है। जब से तू इस घर में आई है मेरी सारी लाइफ बर्बाद हो गई है। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? मैंने तेरा कितना ट्रीटमेंट कराया कि तू गोरी हो जाए, लेकिन नहीं हुई तू। कितनी महंगी क्रीम लगाई तेरे लिए, लेकिन तू तब भी गोरी नहीं हुई। ऐसा लगता है ये कालापन तेरे चेहरे पर परमानेंट है। तू हमेशा ही ऐसी रहेगी। मुझे गोरा होना है, मुझे गोरा होना है। मैं ये कालापन निकाल दूंगी। मैं क्या करूं? ये लोग मुझे जीने ही नहीं देते हैं। मॉम ने मेरी कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ इसलिए छुड़वा दी है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मेरा मजाक नहीं उड़ेगा और उनकी इज्जत नहीं होगी। मेरे भी तो कुछ सपने थे, लेकिन उन्होंने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कोई मेरा अपना नहीं है। मैं अब से इस घर से बाहर कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब मुझे कुछ नहीं करना। अब ये नया ड्रामा इसका, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो है ही मनहूस। इसके लिए तो रिश्ते भी नहीं आ रहे। इसे भाड़ में जाने दो। अब मैं इस घर में अपनी बहुओं को लाऊंगी और वो चारों बहुएं एकदम गोरी चिट्टी और मॉडर्न होनी चाहिए। जब घर में 4 चांद जैसी बहू आएंगी ना तो सोसाइटी वाले वैसे ही मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। फिर इस काली बेटी को तो सब लोग इग्नोर ही कर देंगे। देखिए दीपक जी, मेरे चारों बेटों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढिए, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। जो मेरी बहुएं इस घर में आएंगी ना वो एकदम गोरी होनी चाहिए। इस सिमरन जैसी काली बिल्कुल नहीं, एकदम किसी बॉलीवुड हीरोइन जैसी होनी चाहिए मेरी चारों बहुएं। अरे यामिनी जी, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक बहुत ही शानदार रिश्ता है। 4 बहनों का। लड़कियां बहुत सुंदर, मॉडर्न और एकदम वैसी गोरी चिट्टी हैं जैसी आप चाहती हैं। माँ, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? मुझे भी अपनी होने वाली भाभीयों को देखना है। तू पागल हो गई है? दिमाग खराब है तेरा? मनहूस कहे की। अरे वो चारों लड़कियां एकदम गोरी चिट्टी है और तू एकदम काली। अगर गलती से भी तेरी काली परछाई उन पर पड़ गई ना तो वो भी काली हो जाएंगी। सिमरन, तू क्यों हमारा मूड खराब कर रही है? वो लोग तेरी शक्ल देखेंगे तो रिश्ता वहीं कैंसिल कर देंगे। तू कान खोलकर सुन ले सिमरन, मैं तुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जा रही और जब तक इन चारों की शादी नहीं हो जाती तो किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होगी। तुझे किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुझे? नजर न लगे, सच में दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी चारों बहुएं तो एकदम बॉलीवुड हीरोइन लग रही है। मुझे तो अपने बेटों के लिए ऐसी ही चांद जैसी गोरी बहुएं चाहिए थी। थैंक यू आंटी जी। अच्छा आंटी जी, हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है?
अरे परिवार तो हमारा छोटा सा ही है बेटा। ये मेरे 4 बेटे हैं और मेरे पति है जो कि काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, और मैं हूँ। बस यही है हमारी छोटी सी हैप्पी फैमिली। क्या घर में कोई और भी है? हाँ, तुम्हारी एक ननंद भी है, सिमरन, लेकिन वो अभी बाहर गई हुई है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाई। जब तुम लोग घर आओगी तब मिल लेना उससे। यामिनी जी कुछ देर और बात करती हैं और फिर रिश्ता पक्का कर देती हैं। कुछ समय बीत जाता है और स्वाति, दीपिका, जानवी और प्राची की शादी हो जाती है। आज उनका अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। आओ मेरी बच्चियों, अंदर आओ। देखो देखो सब लोग, मेरी बहुएं कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है, एकदम परियों जैसी है मेरी बहुएं। मॉम, हमारी पूरी शादी के फंक्शन हो गए, शादी भी खत्म हो गई, लेकिन हमारी ननंची अभी तक कहीं नहीं दिखी। वो कहाँ है? घर में भी नजर नहीं आ रही है। अरे बेटा, मैंने बताया था ना, उसके एग्जाम चल रहे हैं, वो अभी बाहर ही है। आ जाएगी कुछ दिनों में, तब आराम से मिल लेना। चलो अब तुम लोग अपना गृह प्रवेश करो और अंदर चलो। चारों का गृह प्रवेश हो जाता है। अगली सुबह चारों बहुएं अपनी पहली रसोई बना रही थी, तभी वहां सिमरन आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह फ्रिज से पानी निकालने लगती है। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिमरन पानी की बोतल लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चारों बहुएं हॉल में बैठी यामिनी जी के पास आती हैं। मॉम, अभी किचन में एक लड़की आई थी, वो कौन थी? अरे वही तो है तुम्हारी ननंद सिमरन। क्या? लेकिन मॉम, आपने तो कहा था कि वो बाहर गई है, लेकिन वो तो यही घर के अंदर कमरे में बंद थी, और जब वो बाहर आई तो उसने हमसे बात तक नहीं की। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे अब मैं तुम लोगों से क्या बोलती। तुम्हारी वो जो ननंद है ना, वो एकदम मनहूस और बेकार लड़की है। उसे इसी तरह कमरे में बंद रहने की आदत है। मैं तो तुम्हें भी यही समझाऊंगी कि उसके ज्यादा पास मत जाना और बात करने की कोशिश भी मत करना। चारों बहुएं वहां से चली जाती हैं। गाइस, मुझे कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। घर वालों ने हमसे झूठ बोला कि वो बाहर गई है, जबकि वो घर में ही थी। और तुमने मॉम का तरीका देखा अपने सगी बेटी के लिए? कोई ऐसे वर्ड्स यूज करता है क्या? सच में यार, वो बेचारी कितनी डरी हुई और उदास लग रही थी। उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। चलो हम अभी उसके कमरे में चलते हैं और उससे बात करते हैं। हमें जानना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। चारों बहुएं सिमरन के कमरे में जाती हैं। हाय सिमरन, हम बस तुमसे मिलने आए थे। तुम हमारी शादी में नहीं आई तो हमने सोचा हम ही आकर मिल लें। तुम तो यार बहुत अच्छी लग रही हो। बस ये अच्छा बनने का ड्रामा मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं एकदम हीरोइन लग रही हूँ ना आप लोगों को? अरे सच बोलो ना, मुंह पर बोलो जो बाकी सब लोग बोलते हैं। बोलो कि मैं काला कोयला हूँ, अमावस की रात हूँ। सिमरन रिलैक्स, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुम सब गोरी हो, मुझे सब पता है। अभी तुम लोग मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही हो ना, 2 दिन बाद तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी, मेरी बेइज्जती करोगी। सब तो यही करते हैं इस घर में। अब जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। सिमरन अपनी चारों भाभियों को अपने कमरे से भगा देती है। कुछ समय बीत जाता है, रात हो जाती है। चारों बहुएं आपस में बैठकर बात कर रही थीं। गाइस, तुम लोगों ने सिमरन का गुस्सा देखा? वो कितनी भड़क रही थी और बार बार खुद को काली काली बोल रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। तभी चारों को सिमरन के कमरे से यामिनी जी की आवाज सुनाई देती है। चारों सिमरन के कमरे की तरफ जाती हैं और दरवाजे के बाहर से देखती हैं यामिनी जी गुस्से में सिमरन को डांट रही हैं। तेरी वजह से मुझे सोसाइटी और रिश्तेदारों में कितना सुनना पड़ रहा है, तुझे अंदाजा भी है? मैंने तेरी सगाई के लिए कितनी मिन्नतें की, कितना कितना दहेज देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कोई भी लड़का तुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आता है मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। अरे जरा अपनी भाभियों को देख, कितनी गोरी चिट्टी है। अगर तू उनके जैसी होती तो आज तेरी शादी किसी करोड़पति घर में हो गई होती। और हाँ, अब मेरी चारों गोरी और खूबसूरत बहुएं इस घर में आ गई है। तू उनके आसपास भी मत भटकना। तू घर के तालाब की वो गंदी मछली है जो मेरी बाकी अच्छी मछलियों को भी गंदा कर देती है। दूर रहना मेरी बहुओं से। यामिनी जी ये कहकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद चारों बहुएं कमरे में आती हैं। सिमरन प्लीज रो मत, हमने सब सुन लिया है। हमें तो लगता था कि मॉम बहुत अच्छी है, लेकिन उनका ये बिहेवियर बहुत ही टॉक्सिक है। तुम प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ सिमरन, हम तुम्हारी साइड हैं। हमारे लिए गोरे काले में कोई फर्क नहीं होता। इस दुनिया में क्या काले लोग जीते नहीं है? क्या वो इंसान नहीं होते? तुम बहुत अच्छी हो यार। वाह, कितना अच्छा ड्रामा कर लेती हो तुम लोग। अभी अभी आई हो ना इस घर में, इसलिए हम तुम्हारे सादे वाला डायलॉग मार रही हो। सिमरन, हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम सच में। दूर रहो मुझसे,
सुना नहीं? अभी तुम्हारी प्यारी सासू माँ ने क्या कहा? मैं इस तालाब की गंदी मछली हूँ और तुम चारों बहुत ही सुंदर और गोरी मछलियाँ हो। अगर तुम मुझ गंदी मछली के साथ रहोगी तो तुम भी गंदी हो जाओगी। अब निकलो यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सिमरन अपनी चारों भाभियों को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अगले दिन चारों बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। सिमरन अपने कमरे से मुंह दिखाई की रस्म देख रही थी। देखो देखो बहन जी, मेरी बहू कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है, एकदम परियों जैसी है। कोई कह सकता है कि ये लड़कियां है या कोई बॉलीवुड हीरोइन। ऐसी बहुएं तो पूरे शहर में किसी की नहीं होंगी। सिमरन दूर से ये सब देखकर रोने लगती है। काश मैं भी गोरी होती तो मेरी माँ भी सबके सामने मेरी ऐसे ही तारीफ करती। लेकिन मैं तो काली हूँ, सब मुझसे नफरत ही करेंगे। यही मेरी किस्मत है। रात हो जाती है। चारों बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थीं। तभी यामिनी जी वहां आती हैं और उन्हें गिफ्ट देती हैं और फिर अपने हाथों से मिठाई खिलाने लगती हैं। ये लो बेटा और खाओ। ये ड्रेसेस मैंने स्पेशल तुम चारों के लिए मंगवाई है। तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी। सिमरन अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। मेरी चारों भाभियाँ गोरी है, इसलिए सब उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनकी इतनी तारीफ करते हैं। माँ भी उन्हें पलकों पर बैठा कर रख रही है और मैं काली हूँ तो सब बस मुझे बुरा भला कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन रात का समय था। चारों बहुएं सिमरन के कमरे से गुजरती हैं और देखती हैं कि सिमरन अपने कमरे में बैठकर रो रही है। यार, मुझे सिमरन को ऐसे देखकर बहुत रोना आ रहा है। वो बेचारी कितनी अकेली है इस घर में। गाइस, बहुत हो गया ये रोना धोना। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ भी करके अपने ननद को इस डार्क डिप्रेशन से बाहर निकालना होगा। अगले दिन सुबह स्वाति सिमरन के कमरे में आती है। उसके हाथ में कुछ ड्रेसेस थी। सुनो सिमरन, ये कुछ ड्रेसेस है। देखो, जो तुम्हारा स्किन टोन है ना, उस पर ये ड्रेसेस बहुत अच्छी लगेंगी। तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अच्छा करना होगा। सिमरन कुछ नहीं बोलती। स्वाति ड्रेसेस रखकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सिमरन वो ड्रेस ट्राई करती है। वैसे ड्रेस तो ये मुझ पर सच में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मैं इसमें सुंदर लग रही हूँ। अगले दिन दोपहर को दीपिका एक बॉक्स लेकर सिमरन के पास आती है। सिमरन, मैंने देखा कि तुम वो सस्ते साबुन और ब्लीच यूज कर रही हो जिससे तुम्हारे चेहरे पर रैशेस आ गए हैं। ये लो, ये एक बहुत ही अच्छे साबुन और कुछ क्रीम है जो तुम्हें अच्छा फील करवाएंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई क्रीम, मैं गोरी नहीं होने वाली। अरे बाबा, ये कोई गोरे होने की क्रीम नहीं है। इनसे कोई गोरा नहीं होता है। ये बस तुम्हारी स्किन को सॉफ्ट करेगी और जो पिंपल्स और रैशेस हो गए हैं ना, उन्हें दूर करेगी। स्किन हेल्दी होनी चाहिए, गोरी नहीं। दीपिका वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिमरन क्रीम और साबुन ट्राई करती है। उसे सब बहुत पसंद आता है। अगले दिन सिमरन बालकनी में खड़ी थी और डूबते हुए सूरज को देख रही थी। तभी जानवी भी वहां आ जाती है। उसके हाथ में उसका फोन था। सिमरन, मैं तुम्हारी कुछ अच्छी सी फोटोज क्लिक करती हूँ। प्लीज जानवी भाभी, मुझे फोटो क्लिक नहीं करवानी। मेरी शक्ल अच्छी नहीं आती। सिमरन गुस्से में वहां खड़ी हो जाती है। जानवी दूर से ही सिमरन के अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करती है। ओके फाइन, मत करो पोज। लेकिन तब भी मैंने तुम्हारे फोटोज खींच लिए हैं और अब मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ सारे फोटो। तुम फोटोज तो देख लेना। जानवी वहां से चली जाती है। सिमरन अपना फोन चेक करती है। वो फोटोज देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, मैं इतनी काली हूँ फिर भी इस फोटो में कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी प्रिटी हूँ? अगले दिन प्राची सिमरन के रूम में पेंटिंग का सामान लेकर पहुंचती है। साथ में स्वाति, दीपिका, जानवी भी थी। सरप्राइज सिमरन, मुझे पता चला कि तुम्हें पेंटिंग का बहुत शौक है। देखो, मैं तुम्हारे लिए एकदम कलर्स लेकर आई हूँ। चलो ना, हम चारों यहाँ बैठते हैं और तुम हमारी एक सुंदर सी पेंटिंग बनाओ। मुझे नहीं बनानी किसी की पेंटिंग। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे ये सब सस्ते गिफ्ट देकर आप लोग मुझे खरीद लोगे? आप लोगों का यही प्लान है ना कि पहले मुझे खुश करो फिर मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाओ? प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाइए, आप लोग निकलो यहाँ से। सिमरन अपने चारों भाभियों को वहां से भगा देती है। शायद मैं ही गलत हूँ। मेरी भाभी सच में कितनी अच्छी है। वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। वो मुझे मेरी माँ और भाइयों की तरह ताने भी नहीं मारती। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि वो अच्छी है? मेरा मन ही नहीं मानता। आज तक जिसने भी मुझसे मीठी बात की उसने सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले दिन सुबह हॉल में लड़के वाले बैठे थे जिन्हें यामिनी ने बुलाया था। सिमरन को देखने के लिए सोफे पर एक 40 साल का आदमी बैठा था। माँ, ये तो बहुत उम्र के हैं। ये तो पापा की उम्र के लग रहे हैं। आप मेरी शादी इनसे करवा रही हैं? चुप कर।
देखिए यामिनी जी, मुझे लड़की पसंद है, बस वो दहेज वाली बात जो हमारी हुई थी, 25 लाख कैश और एक गाड़ी, वो मुझे टाइम पर मिल जानी चाहिए। अरे बिल्कुल, आप तो बस शादी की डेट निकलवाइए, मुझे तो बस मेरी बेटी के हाथ पीले करने हैं। मैं आज रिश्ता पक्का कर देती हूँ। तभी स्वाति, दीपिका, जानवी और प्राची वहां आती हैं। एक्सक्यूज मी अंकल जी, आपकी उम्र पेंशन लेने की हो रही है और आप यहाँ अटेंशन ले रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको इस उम्र में एक 21 साल की लड़की से शादी करते हुए? ये क्या बदतमीजी है यामिनी जी, ये कौन है? बदतमीजी तो अभी शुरू हुई है दादाजी। अरे आपकी आधी उम्र तो गुजर गई, अब जो बची है उसमें भगवान का नाम लीजिए। हरिद्वार चाहिए या फिर आपको सीधा ऊपर का टिकट कटवा दें? ये क्या तमाशा है बहुओं? मॉम, सिमरन हमारी ननंद है और वो कोई सामान नहीं है जिसे आप दहेज देकर इस बुढ़े को बेच देंगी। हमारी ननंद सबसे बेस्ट है, हम उसकी शादी ऐसी लालची इंसान से कभी नहीं होने देंगे। स्वाति राकेश के ऊपर पानी डाल देती है। कैसा घटिया घर है ये, मुझे नहीं करनी है यहाँ शादी, मैं जा रहा हूँ। राकेश वहाँ से चला जाता है। कर दिया ना सत्यानाश, एक तो बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था, तुम लोगों ने वो भी भगा दिया। यामिनी जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे लगा था कि आप लोग भी बाकियों की तरह हैं, लेकिन आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। आपने आज मुझे बचा लिया। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। आई एम सो सॉरी। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, तुम हमारी छोटी बहन हो। और सुन, ये काले गोरे से कुछ नहीं होता, ये सब नेचुरल है। यार तू टेंशन मत ले, आज के बाद हम चारों हमेशा तेरे साथ खड़ी हैं। अगले दिन दोपहर को चारों बहुएं हॉल में यामिनी जी के पास आती हैं। मॉम, हम चारों ना पार्लर जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप हमारा वेट मत करना। हाँ जाओ। चारों मेन गेट से बाहर निकलती हैं और चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाती हैं, जहां सिमरन पहले से उनका इंतजार कर रही थी। चारों से अपने साथ कार में बिठाती हैं और एक सिनेमा हॉल ले जाती हैं और पांचों मिलकर एक मूवी देखती हैं। भाभी, सच में आज मूवी देखकर बहुत मजा आ गया, मेरा तो दिल खुश हो गया। और आपने कहा था ना कि किसी की बात पर ध्यान मत देना, तो आज जब एक आंटी मुझे अजीब तरह से देख रही थी तो मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे सच में आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद चारों फिर से यामिनी जी से शॉपिंग का बहाना बनाकर मेन गेट से निकलती हैं और पीछे के दरवाजे से सिमरन को अपने साथ ले जाती हैं। जल्दी आ सिमरन, आज तो फुल शॉपिंग होगी। पांचों लड़कियां मॉल में शॉपिंग करती हैं और बहुत मस्ती करती हैं। उसके बाद वो एक कैफे में जाकर बैठती हैं और कॉफी पी रही होती हैं। भाभी, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे पब्लिक प्लेस में बैठकर बिना किसी डर के कॉफी पी पाऊंगी। थैंक यू मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ भाभी। अरे पागल, तू तो हमारी जान है। अगले दिन शाम को पांचों एक बहुत ही सुंदर पार्क में वॉक कर रही थी। तभी सिमरन के पास कबीर आता है। सिमरन प्लीज, मुझे बस 2 मिनट बोलने दो। वो जो लेटर तुम्हें मिला था ना, वो मैंने नहीं लिखा था, वो तुम्हारे भाइयों ने लिखा था मुझे बदनाम करने के लिए। मैंने तो उस लेटर में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शायरी लिखी थी। सिमरन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। शट अप, मुझे सब पता है कि तुम कितने बड़े लालची इंसान हो। अरे कोई किसी काली लड़की से प्यार क्यों ही करेगा? तुम्हें पता चल गया है ना कि मेरा परिवार अमीर है, इसलिए तुम ये प्यार का और शादी का ड्रामा कर रहे हो ताकि तुम्हें मोटा दहेज मिल सके। सिमरन कबीर को वहां से भगा देती है। कबीर दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन यामिनी जी सिमरन को बहुत डांट रही थी। पता नहीं तेरी शादी कब होगी, एक रिश्ता आया था वो भी तेरी भाभीयों ने भगा दिया। हे भगवान, अगर इस मनहूस की शादी हो जाए तो मैं सच कह रही हूँ, मैं नंगे पैर जाकर गंगा नहा लूं। मेरा तो जीना हराम कर दिया इसने। तभी स्वाति, दीपिका, जानवी और प्राची वहां आती हैं। मॉम, आप सिमरन की शादी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सिमरन की शादी अब हम चारों करवाएंगे। और वो ऐसा लड़का होगा जो सिमरन के दिल से प्यार करेगा, उसके रंग से नहीं। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग किसी भी लड़के से करवा दो इसकी शादी, बस इसे मेरे घर से विदा करो। अगर तुम चारों ने इसकी शादी करवा दी ना तो मैं सच में गंगा नहा लूंगी। करवाओ इसकी शादी जैसे तैसे। अगले दिन स्वाति, दीपिका, जानवी और प्राची सिमरन को पार्क में ले जाती है, जहाँ कबीर पहले से मौजूद था। भाभी, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? प्लीज मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सिमरन प्लीज मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम जो कहोगी वो करूंगा। चला जाऊंगा हमेशा के लिए। वो जो लेटर तुम्हारे घर के बाहर पड़ा था ना, उसमें जो वो गंदी पर्ची थी वो मैंने नहीं लिखी थी, वो तुम्हारे चारों भाइयों का काम था। उन्होंने वो सब किया ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए टूट जाए
और तुम कभी घर से बाहर ना निकलो। मैं कैसे मान लूं? मैं कसम खाकर कहता हूँ सिमरन, मैंने तो उस लेटर में तुम्हारे लिए बस एक प्यारी सी शायरी लिखी थी। मुझे तुमसे प्यार है सिमरन, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सिमरन, हमने कल ही विक्रम और समर से इस बारे में पूछा था। कबीर सच बोल रहा है, ये लालची नहीं है यार, ये एक बहुत ही जेन्युइन लड़का है। एक बार इसे चांस देकर तो देख। चारों मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। सिमरन और कबीर दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और सिमरन को भी कबीर पसंद आने लगता है। अगले दिन सब हॉल में इकट्ठा थे। भाभी, मुझे ना कबीर सच में बहुत पसंद है। सच बताओ तो मैं उसे पहले से पसंद करती थी, पर मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी मुझे मेरे रंग को लेकर रिजेक्ट न कर दे। लेकिन उसे तो मेरे रंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मॉम, सिमरन के लिए फाइनली वो लड़का मिल गया है जो इसे डिजर्व करता है। हम जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। अरे वाह, चलो आखिरकार मैंने गंगा नहा ही ली। लेकिन कान खोलकर सुन लो तुम चारों, मैं इस करमजली और काली लड़की की शादी में बिल्कुल नहीं रुकने वाली। अगर मैं इसकी शादी में खड़ी हुई तो मेरी सारी हाई क्लास सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ही लोग निपटाओ इसकी शादी। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज रुक जाइए ना माँ। दुनिया क्या कहेगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो उसी दिन मर गई थी जब तू काली पैदा हुई थी। अपनी इन गोरी भाभीियों के साथ ही खुश रह। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। मम्मी जी अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। सिमरन की शादी का दिन आ गया था। कबीर और सिमरन मंडप में बैठे हुए थे। तभी सिमरन के पास एक फोन आता है। सिमरन, तू जल्दी से सिटी के बाहर वाले हाईवे पर आ जा। तेरी माँ का यहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। वो पूरी तरह खून से लथपथ है और यहाँ हाईवे पर कोई भी मदद नहीं कर रहा है यार। अगर तू जल्दी नहीं आई तो आंटी को कुछ हो जाएगा। मैं आती हूँ वहाँ। सिमरन बिना किसी को बताए अपनी शादी छोड़कर सीधे सीधे सिटी के बाहर वाले हाईवे पर पहुंचती है, जहां उसकी माँ बेहोश पड़ी थी और वहां कोई नहीं था। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आ गई हूँ ना। रात का समय था और उस हाईवे पर कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रही थी। हॉस्पिटल वहां से काफी दूर था। सिमरन अपनी माँ को उठाती है और खुद ही उन्हें अस्पताल ले जाने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आंखें खुली रखना माँ। सिमरन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। इनकी हालत बहुत खराब है, इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से आपको पहले रिसेप्शन पर पैसे जमा करवाने होंगे, तभी इलाज शुरू होगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर आप ये मेरे सारे गहने रख लीजिए प्लीज। बस मेरी माँ का इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर तुरंत यामिनी जी का इलाज शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सिमरन के चारों भाई और स्वाति, दीपिका, जानवी और प्राची भी वहां पहुंच जाती हैं। साथ में कबीर भी वहां आया हुआ था। तभी डॉक्टर सिमरन के पास आते हैं। पेशेंट का बहुत खून बह गया है, हमें अर्जेंटली खून चाहिए। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता है? हमारे पास अभी उनके मैच का ब्लड नहीं है। मेरा खून मैच करता है डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए। सिमरन तो पागल हो गई है, तू पहले से इतनी कमजोर है। तू खून देगी तो तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। भाभी कुछ नहीं होगा मुझे, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती। सिमरन डॉक्टर के साथ अंदर चली जाती है और बिना अपनी परवाह किए अपना खून अपनी माँ को दे देती है। कुछ घंटों बाद यामिनी जी को होश आ जाता है। सिमरन खून देने के बाद कमजोरी की वजह से कोने में कुर्सी पर बैठी हुई थी। चारों बहुएं यामिनी जी के पास आती हैं। माँ जी, आज अगर आपकी सांसें चल रही है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी बेटी की वजह से चल रही है। आपको पता है, ये अपनी शादी छोड़कर आपको गोद में उठाकर पैदल यहाँ तक लाई है। और पता है माँ जी, आज आपके शरीर में इसी का खून दौड़ रहा है, उसी काली लड़की का खून जिसे आप अमावस की रात कहती थी। क्या आप उसके खून से काली हो गई? अरे माँ जी, अपनी ये सोच बदलिए। काले गोरे से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल और उसका नेचर मायने रखता है। ये बिल्कुल सही कह रही है माँ। सच में हमारी बहन बहुत अच्छी है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। हमने आज उससे अपनी सारी गलतियों की माफी मांग ली है। आप भी उससे माफी मांग लो। यामिनी जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जैसे तैसे अपने बेड से उठती हैं और सिमरन के पास जाती हैं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा तेरे रंग को लेकर तेरा मजाक उड़ाया, तुझे इतना दर्द दिया, इतना उल्टा सीधा बोला, और तूने फिर भी मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, अपने इस माँ को माफ कर दे। माँ, ये क्या कर रही है आप? आप तो माँ है और माँ कभी माफी थोड़ी मांगती है। गलती तो हर किसी से हो जाती है माँ। मैंने आपको दिल से माफ किया, आप प्लीज मत रोइए। तो कितनी अच्छी है सिमरन, तूने इतनी जल्दी मुझे माफ कर दिया मेरी बच्ची।
यामिनी जी सिमरन को अपने गले लगा लेती हैं। पूरा परिवार ये इमोशनल नज़ारा देखकर रोने लगता है। कुछ समय बाद यामिनी जी ठीक हो जाती हैं और वो खुद ही अपनी बेटी की शादी करवाती हैं। सिमरन कबीर की शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।